सो अगेन वी आर बैक विद द 7th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप जरूर डाउनलोड करेगा और हम वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। गांधी जी जैसे ही भारत वापस लौटते हैं लंदन से, तो उन्हें समझ में आता है कि भाई अंग्रेजी सरकार जो है वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर रही है। लॉर्ड इरविन पैक्ट के अंदर अंग्रेजी सरकार से हमने गांधी जी के थ्रू 11 डिमांडों को मांगा था, नहीं हुआ, इसलिए नमक आंदोलन हमें करना पड़ा। नमक आंदोलन का फायदा बहुत हुआ, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ, नेशनल लेवल पे हमारी लोगों तक पहुंच बनी और साथ ही में हमें यह भी समझ में आया कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अब लोगों को नेशनलिज्म का फीलिंग सही तरीके से आने लग गया था और अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब लंबे समय तक हम लोग टिकने वाले नहीं हैं। दैट इज वाई गांधी जी ने जैसे ही लंदन कॉन्फ्रेंस खत्म करा, भारत में वापस आए और सिविल डिसओबियंस मूवमेंट चालू करा। सिविल डिसओबियंस मूवमेंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे सभी लोगों से अवज्ञा करा गया, रिक्वेस्ट करा गया कि भैया सभी लोग डिसओबियंस करेंगे, यानी कि अंग्रेजों के कानूनों का पालन नहीं करेंगे, और उसे ही पूरे भारत के अंदर काफी लंबे समय तक शुरू किया गया। फाइनली अब हमें यह समझ में आने लग गया था कि अंग्रेजी सरकार हमें पूरी तरीके से भारत कंट्रोल तो नहीं देना चाहती थी। पहले हमने 1928 में जब साइमन कमीशन बना था तो भारतीय लोगों को कहा गया कि आप भारत चलाने लायक नहीं हो, इसीलिए साइमन कमीशन की वजह से हमारा भारत हमें नहीं मिला और हमने ये कहा कि हमें सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत हमें भी भारत देश को चलाने का पावर मिलना चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन वो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने साइमन कमीशन स्टैब्लिश कर दिया और उसके बाद भारत को हमें कहा कि आपके बस की नहीं है। फिर जब हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी 1930 में, तो फिर इनको समझ में आया कि यार अभी तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों से करवा ली, लेकिन फिर भी कोई तोड़ नहीं निकला। फाइनली अभी हमें आजाद करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 32 में हमने सिविल डिसओबियंस मूवमेंट छेड़ रखा है। अंग्रेजी सरकार को समझ में आता है कि यार अब इन लोगों को हमें डोमिनेंट स्टेटस देना चाहिए। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि एक छोटा बच्चा जब पापा से जिद कर रहा होता है कि पापा बिस्कुट दे दो, पापा बिस्कुट दे दो, पापा बिस्कुट दे दो, तो पापा उसको बिस्कुट नहीं दिलाते हैं। पापा क्या करते हैं, पापा उसे उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देते हैं। तो अब उस बच्चे की डिमांड पापा बिस्कुट दे दो, पापा बिस्कुट दे दो, ये नहीं रही। अब उनकी डिमांड हो गई बच्चे की कि पापा पहले मुझे अलमारी से उतार दो, अलमारी से उतार दो, अलमारी से उतार दो। यानी कि अंग्रेजी सरकार भी सेम ऐसा ही थी। पहले डिमांड हम उनसे कुछ करते थे, वो हमारी उस डिमांड को पूरा ना करते हमें कहीं और रीडायरेक्ट कर देती थी, फिर हम उस डिमांड को पूरा करवाने बैठ जाते थे। तो इस तरीके से अंग्रेजी सरकार को समझ में आया कि भैया अब हमें एक ऐसा एक्ट लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंदर आया और हमने ये कहा, अंग्रेजों ने ये कहा कि हमारे जो भी प्रोविंसेस हैं, मतलब जहां जहां पे हमने भारत को कैप्चर करा हुआ है, उन प्रोविंसेस में अब छोटा मोटा कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भी रिप्रेजेंटेटिव देखा जाएगा। तो वही 10 लाख लोगों में से हमने 1 लाख को चुनना चालू करा। पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ, जब देश आजाद भी नहीं था, तो 1937 में पहली बार इलेक्शन हुआ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी बेस्ड पे। रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सिर्फ वही लोग ही वोट कर सकते थे जो उस टाइम पीरियड पे टैक्स पे किया करते थे, और कांग्रेस जो थी लेजिस्लेटिव इलेक्शन यानी कि एमएलए के चुनाव में इलेक्शन अब वहां पे होने लग गए। तो टोटल दोस्तों कितने प्रोविंसेस थे 1947 में? तो 17 प्रोविंसेस थे। 17 कौन कौन से थे? अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, अंडमान निकोबार, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविजन, बेरार, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, उड़ीसा, पटना लिखा हुआ है, पंजाब, सिंध और यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने 1937 के अंदर इलेक्शन करवाया था तो उस समय सिर्फ 11 प्रोविंसेस थे। 11 प्रोविंसेस कौन कौन से थे ये देख सकते हो। डोमिनेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ये थे, जिसमें से हम कह सकते हैं कि तीन बलूचिस्तान, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और सिंध, ये पाकिस्तान के हिस्सों में आ रखे थे, और पंजाब, बंगाल, आसाम ये हमारे हिस्सों में आ रखे थे। और टोटल प्रोविंसेस हमारे पास थी अजमेर, मेवाड़, खेतरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविजन, बेदार, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास, पटना, उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंसेस। मतलब ये सारे प्रोविंसेस जहां पे 11 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन हुए, लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए। अब मुस्लिम लीग के लोग भी खड़े होंगे, कांग्रेस के लोग भी खड़े होंगे। अब यहां पर हुआ ये कि कांग्रेस के जब लोग खड़े हो गए और मुस्लिम लीग के जब लोग खड़े हो गए, तो 11 स्टेट्स में से 8 जगहों पर बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार थी। तो ये कांग्रेस का ही बोलबाला उस समय देश में ज्यादा था। 37 की बात हो रही है। फाइनली अब हमें भी अंग्रेजों के साथ थोड़ा बहुत
पार्टिसिपेशन मिल गया काम करने के लिए। पहली बार डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड हमने 1928 में करी थी और हमें मिली कब? 1937 में जाके। अब ये भी ना के बराबर था, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ट्विस्ट क्या आया? उस समय 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ गया, अलायंस पावर के बीच में और एक्सिस पावर के बीच में। ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से, आपने 12th में पढ़ा होगा। 1945 में जैसे ही युद्ध छिड़ा तो हमने भारतीय सेनाओं, हमने कहा कि यार अभी भी हम भी तो सरकार चलाने में आपके साथ आ चुके हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते 1939 के युद्ध के टाइम पीरियड में कि भारतीय सेना जो है वो जाके अंग्रेजी सरकार की मदद करे। हम ये भी कह रहे थे, है ना। तो ऐसे में जब जितनी जल्दी वो लोग युद्ध से फ्री हो जाएंगे उतनी ही जल्दी वो लोग हमें आजाद भी कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ और भारतीय नेता अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए बहुमत हुए, जब तक कि उन्होंने युद्ध के बाद भारतीय स्वतंत्रता देने का वादा किया था। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग भी आपके साथ आ जाएंगे और आप हमें प्रॉमिस करो, आप लोग हमें प्रॉमिस करो कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो आप लोग हमें आज़ाद कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1937 के अंदर इलेक्शन हुआ था। 1939 में कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि भैया भारतीय सेना जो है वो युद्ध में नहीं जाएगी। इस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में रिजाइन देना चालू कर दिया। इससे अंग्रेजी सरकार और कमजोर पड़ गई। कारण क्या था? कारण ये था कि वो युद्ध पे फोकस करे या इनके देश की कूटनीतियों पे फोकस करे, तो वो बड़ा टेंशन में था। इसके लिए 1942 जिस समय युद्ध चल रहा था, विंस्टन चर्चिल उस समय यूके के पीएम थे, रानी के नाम पर उस टाइम पीरियड पे देश में क्या कहते हैं शासन चला रहे थे यूके के अंदर, और ब्रिटेन में तो उनका ऑफ कोर्स, इंडिया के अंदर तो हम लोग टेरिटोरियल बनाई रखी थी कॉलोनियल लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि 1942 के अंदर यहाँ पे कंटिन्यूसली नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल, उन्होंने स्टीफन क्रिप्स फॉर्ड को भारत के अंदर भेजा ताकि हम गांधी जी को समझा सके, कांग्रेस के कुछ लीडर को समझा सके कि भैया हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, पर अभी आप जल्दीबाजी मत करिए, आप हमें अपने युद्ध पे फोकस करने दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होता यही है, इट वॉज हेल्प द ब्रिटिश। उनको हमने बस ये कहा कि अगर हम आपकी मदद करेंगे तो भैया हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आर्मी का, आप भारतीय सेनाओं की आर्मी का हम लोगों में से ही, मतलब जो लेजिस्लेटिव मेंबर के लोग चुन के आए हैं उनमें से किसी को अपॉइंट करना लीडर के रूप में, ताकि आर्मी के अंदर थोड़े बहुत बदलाव हम भी तो कर सके। लेकिन ऑफकोर्स वो मना कर देते हैं। अब ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं कि अब अगर इनको इतनी पावर दे दी जाएगी तो देश में कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे में हम लोग भी समझ गए थे कि भैया हमें भी पावर मिलनी ज़रूरी है, और अगर हमें पावर मिलनी ज़रूरी है तो फिर हम लोग कैसे इन चीज़ों को ठीक करेंगे, है ना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदलती है। और यहाँ पे गांधी जी कहते ये हैं कि भैया अगर आप हमें डिफेंस के अंदर थोड़ी बहुत जगह नहीं देंगे तो युद्ध के अंदर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और वहाँ विंस्टन चर्चिल जो है उस समय युद्ध के अंदर कूदे हुए थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई भारत में, उसके बाद हमने भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया था। ये वही टाइम था जब गांधी जी कह रहे थे कि एक गाल पे कोई मारेगा तो आप मत खाइएगा, दूसरा गाल आगे कर दीजिएगा, पर आप अहिंसा नहीं करेंगे। तो ऐसे में गांधी जी को उस समय जेल में डाला जाता है। गांधी जी 1944 के अंदर दोबारा बाहर आते हैं। मुस्लिम लीग को कोशिश करते हैं कि साथ जोड़ा जा सके, लेकिन मुस्लिम लीग अलग देश की डिमांड करना चालू कर देती है। लेकिन होता बस यही है कि उस टाइम पीरियड पे जैसे ही ब्रिटिश सरकार जो है उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे भी इलेक्शन होता है 45 के युद्ध के ख़त्म होने के बावजूद। होता क्या है, विंस्टन चर्चिल इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन इलेक्शन मतलब विंस्टन चर्चिल युद्ध जीत जाते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और विंस्टन चर्चिल की जगह एक नई सरकार आती है, उसे बोलते हैं एटली की सरकार। एटली, वायसराय वेवेल जो है वो हमारे भारत के अंदर अपॉइंट करे गए थे, और एटली जो थे वो यूके के पीएम थे। एटली यहाँ पे लेबर पार्टी के हेड थे ये एटली, और ये इलेक्शन यूके के अंदर जीत गए थे। और जब ये इलेक्शन यूके के अंदर जीत गए थे तो इन्होंने कहा भारत को कि हम आज़ाद कर देंगे भारत को, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत को जब आज़ाद कर दिया जाएगा तो आज़ाद करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ना, ऐसे हवा में तो कोई काम होगा नहीं। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे भारत में एक वायसराय अपॉइंट करे गए थे, उन्हें बोलते हैं लॉर्ड वेवेल। वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से ये समझौता करने की शुरुआत करी कि भैया आप ये बताइए कि अगर हम हमको आज़ाद कर भी दें तो अब देश कैसे चलाएंगे, तो पहले हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा। वहाँ यूके की सरकार बोल देती है, एटली की गवर्नमेंट, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट, कि हम आपको आज़ाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों अगेन वही वाली बात कि 1946 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होने चालू होते हैं, कांग्रेस दोबारा जीत जाती है, और 1946 में अब
पाकिस्तानियों ने यानी कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को किया। कारण ये था कि वो अलग देश की डिमांड करना चालू कर चुके थे। अब यहाँ पे कहानी यहीं फंस जाएगी। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 के अंदर हुआ। अब देश टूटेगा, देश विभाजित होगा, देश के टुकड़े होंगे और उसके बाद सरकार जो थी यूके की गवर्नमेंट वो थोड़ा सा और इस चीज़ को डिले करना चालू कर देगी। अब कहेगी कि आप अपना देश चलाना चाहते हो तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाओ, आर्मी बनाओ। अब भाई मुस्लिम लीग को हम अकेला तो आज़ाद करेंगे नहीं, कांग्रेस को पूरा भारत देंगे नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग भी हैं, हमें दलित के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ अंग्रेजी सरकार अपने आप को थोड़ा बहुत सही ठहराने की कोशिश करती है। सो दोस्तों इतना ही है इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, डाउनलोड जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।